हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनबीई लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 12वीं इतिहास के पाठ 1 ईंट मनके तथा अस्थियों के बारे में जानेंगे। आज इस वीडियो में आपको हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा करूंगा। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर की चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। हड़प्पा सभ्यता, इसका समय काल रहा है बच्चों 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के आसपास। 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के आसपास समय काल रहा है। ईसा पूर्व का तात्पर्य है कि ईसा मसीह के जन्म से पहले। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ होता है, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा कि हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता दोनों एक ही है, लेकिन इसको सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता अलग अलग नामों से क्यों पुकारते हैं। इसका रीज़न है कि हड़प्पा सभ्यता को सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान पर खोजी गई थी, यानी हड़प्पा नामक स्थान पर पहले खुदाई गई। जब इस सभ्यता का पता लगाया गया, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। लेकिन ये सभ्यता कहाँ तक फैली गई थी? सिंधु नदी घाटी के आसपास। सिंधु नदी जहाँ जहाँ बहती थी, सिंधु घाटी, वहाँ पे ये सभ्यता का विकास हुआ है। तो इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता दोनों के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जानकारी के स्रोत। तो हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के जो महत्वपूर्ण स्रोत हैं वो आवास, उनके छोड़े गए भवन, ठीक है, इमारतें भी कह सकते हैं इसको हम। आवास, इमारतें, मृद भांड, आभूषण, औजार, मोहरें, शवदान, और हम मनके भी लिख सकते हैं। क्या? मनके। तो इन सब चीज़ों से इस सभ्यता की जानकारी हमें प्राप्त होती है। आगे बढ़ते हैं हम। तो सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत और चीन की 4 सबसे बड़ी नगरीय सभ्यताओं में सबसे अधिक उन्नत थी। यानी आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया की सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यता हमारी हड़प्पा सभ्यता रह चुकी है। हालांकि इससे पहले ये कहा जाता था कि भारत में सभ्यता का विकास गंगा नदी के किनारे हुआ है, मगध के आसपास आर्यों के आगमन के साथ। लेकिन जब इस सभ्यता की खोज हुई तो इस तथ्य को झुठला दिया गया और नए निष्कर्ष निकाला गया कि भारत में सबसे प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है और ये दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यताओं में अधिक उन्नत थी, क्योंकि यहाँ पे पक्के ईंटों से बने घरों का प्रयोग किया गया था। अब ये रीजन जो मैंने आपको पहले ऊपर बताया कि इसका नाम हड़प्पा क्यों रखा गया, इसका नाम हड़प्पा क्यों रखा गया, इसका रीजन बच्चों क्या है कि इस सभ्यता का नाम हड़प्पा इसलिए रखा गया क्योंकि यह पहली बार हड़प्पा नामक स्थान पर खोजी गई। तो महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? कोई भी आपसे प्रश्न पूछे परीक्षा में कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, तो इसका रीजन आप दे सकते हैं क्योंकि यह पहली बार हड़प्पा नामक स्थान पर खोजी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसे सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि सिंधु नदी घाटी के आसपास विद्यमान है, तो इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी और हड़प्पा सभ्यता ही दोनों नामों से जाना जाता है। अब इसकी खोज के बारे में जो महत्वपूर्ण पॉइंट है 1 नंबर में आता है ये कि इसकी खोज किसने करी। इसकी खोज राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी ने जनरल जॉन मार्शल की देखरेख में करी थी। इनकी देखरेख में राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी ने करी थी। टाइम पीरियड क्या है इसका? 1921 से 1922 के बीच। ठीक है, इसके दौरान 1921-1922 के दौरान इन 2 व्यक्तियों ने इस सभ्यता की खोज करी थी। ठीक है, भारतीय पुरातत्व विभाग के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल की देखरेख में सन 1924 में सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा की। तो याद रखना बच्चों, सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में या देखरेख में राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी ने 1921-22 में इस सभ्यता को खोजा। चलो इस सभ्यता से जुड़े कुछ अन्य पॉइंट निकालते हैं हम। जो महत्वपूर्ण पॉइंट है लिपि, यहाँ की लिपि, क्योंकि किसी भी सभ्यता की एक भाषा होती है, एक लिपि होती है। बिना भाषा लिपि के उस सभ्यता का विकास संभव नहीं है। तो इस सभ्यता की सबसे खास बात लिपि की भाव चित्रात्मक लिपि, यानी चित्रों के माध्यम से भावनाएं प्रकट होती है। तो इस लिपि को भाव चित्रात्मक लिपि कहा गया है और ये दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है, दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है, यानी उर्दू की भांति दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है। ये चिन्हों की संख्या सबसे अधिक है, 375 से 400 के बीच, जिसके कारण अभी तक इसे पढ़ा नहीं गया। यानी इतने सारे चिन्ह होने के कारण इसका अर्थ निकाला नहीं जा सका। एक तो ये भावचित्रात्मक है, दूसरा इसके चिन्हों की संख्या अधिक है, जिसके कारण हड़प्पा लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका।
ये महत्वपूर्ण बिंदु है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम। सामाजिक आर्थिक भिन्नताओं का पता लगाना, यानी समाज में किस तरह के लोग थे, रईस थे, गरीब थे, इन सब का पता लगाने के दो ही तरीके हैं, समाधान और विरासिता की वस्तुएं। शवाधान का मतलब है जब कोई मनुष्य मरता था हड़प्पा सभ्यता में, तो उसको उसके डेड बॉडी के साथ, उसकी शव के साथ उसके प्रयोग की जाने वाले वस्तुओं को भी दफना दिया जाता था। यानी कोई मनुष्य मरता था उस सभ्यता में, तो जो जो सामग्री वो अपने जीवन काल में यूज करता था, उन सभी सामग्री को उसकी कब्र में, शव गृह में दफना दिया जाता था। इसका रीजन क्या था बेटा? क्योंकि इनकी मान्यता थी कि मृत्यु लोक में भी जीवन है, यानी इस जन्म के बाद, इस जीवन के बाद भी एक जब हमारा व्यक्ति कहीं जाएगा, उसको वहाँ जीवन में इन सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए उनके साथ शवों के गर्त से प्राप्त की जाने वाली वस्तुओं से हमें वहाँ की सामाजिक आर्थिक भिन्नताओं का पता लगा। जैसे अगर महंगी महंगी वस्तुएं, यानी कि महंगे आभूषण हैं, सोने चांदी के आभूषण हैं, तो भाई रईस घर का है, ठीक है। और अगर पत्थर के मृद भांड हैं, ठीक है, और आभूषण तांबे के हैं, तो भाई वो गरीब। तो ये सब हम लिख सकते हैं, ठीक है। सावधानों से पता चलता था। और एक और चीज़ परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि कैसे शवों से पता लगाते हैं कि वो स्त्री का है कि महिला का है। तो इसका उत्तर हम देंगे बेटा कि उनके द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली आभूषणों, क्योंकि स्त्रियों के आभूषण अलग होते हैं और पुरुषों के आभूषण अलग होते हैं, तो आभूषणों के द्वारा हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई भी शव स्त्री का है कि पुरुष का है। और एक विलासिता की वस्तु है। ये दो चीज़ें हैं बेटा जिससे आप वहाँ की सामाजिक आर्थिक भिन्नताओं का पता लगा सकते हो। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। नगरीय योजना। तो हड़प्पा सभ्यता, जैसा कि स्टार्टिंग में आपको मैंने बताया कि नगरीय योजना के लिए विश्व प्रसिद्ध है। विश्व के महान लोग भी इस सभ्यता का पता लगाने के लिए भारत और पाकिस्तान में आते हैं, क्योंकि ये सभ्यता आधुनिक भारत पाकिस्तान में फैली हुई है। मैं भी आपको इसके क्षेत्र के बारे में बताऊंगा कि ये कौन सी जगह में कौन सी सभ्यता कहाँ पर फैली हुई है। लेकिन इससे पहले हम इसकी चर्चा करते हैं। हड़प्पाई सभ्यता अपनी नगरीय योजना प्रणाली के लिए जानी जाती है। तो हड़प्पाई सभ्यता किस लिए फेमस है पूरी दुनिया में? अपनी नगरीय योजना प्रणाली के लिए। तो एक पॉइंट आपका ये हो गया। दूसरा पॉइंट, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के नगरों में अपने अपने दुर्ग थे। दुर्ग यानी किले, जो नगर से कुछ ऊंचाई पर स्थित थे। इसमें उच्च वर्ग के लोग, यानी कि पूरी हड़प्पा सभ्यता में दो बस्तियां थी। कितनी बस्तियां थी बेटा? दो तरह की बस्तियां थी। पहली बस्ती दुर्ग और दूसरी बस्ती थी निचला शहर। ये आप नोट कर लेना अपनी कॉपी में, निचला शहर और दुर्ग। पूरा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दो भागों में विभाजित था, दो बस्तियों में विभाजित था बेटा, दुर्ग और निचला शहर। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा के नगरों में अपने अपने दुर्ग थे, जो नगर से कुछ ऊंचाई पर स्थित थे, जिनमें अनुमानतः उच्च वर्ग के लोग रहा करते थे। कौन से लोग रहा करते थे बेटा? उच्च वर्ग के लोग रहा करते थे। ठीक है, हाँ। दुर्ग से नीचे सामान्यतः ईंटों से निर्मित नगर होते थे, यानी दुर्ग के नीचे ईंटों से निर्मित नगर होते थे सामान्य लोग, जिसको हम बात करी थी ना, निचला शहर। ये निचला शहर है बच्चों, और ये दुर्ग है। तो दुर्ग में अमीर लोग रहा करते थे, यानी उच्च वर्ग के लोग रहा करते थे, और नीचे सामान्य लोग रहा करते थे। हड़प्पा सभ्यता की एक ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि इस सभ्यता में ग्रिड प्रणाली क्या होती है बेटा? जैसे सड़कें समकोण पर काटती हैं, जैसे आजकल आपने देखा होगा, ये रोड आ रही है, ये रोड यहाँ मिल रही है, ये रोड यहाँ, तो समकोण पर, तो ग्रिड प्रणाली पर आधारित थी। यानी ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे ये सड़क यहाँ जा रही है, फिर ये सड़क यहाँ जा रही है, तो ग्रिड प्रणाली पर आधारित थी, यानी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। तो तीन मेन पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट ये हो गया कि हड़प्पा के लोग नगरीय योजना प्रणाली के लिए फेमस थे। सेकेंडली, यहाँ पे दो बस्तियाँ थी, दुर्ग और निचला शहर। तीसरा, यहाँ की सड़कें एक दूसरे को ग्रिड प्रणाली पर काटती थी। अन्न भंडारों का निर्माण, यानी यहाँ पे बड़े बड़े अन्न भंडार मिले, जहाँ पे अन्न को बड़ी अधिक मात्रा में रखा जाता था। तो अन्न भंडारों का निर्माण हड़प्पा सभ्यता की नगरों की एक प्रमुख विशेषता थी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। जली हुई ईंटों का प्रयोग, हड़प्पा सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता। जली हुई ईंटों मतलब पक्की ईंटों का प्रयोग। जली हुई, जैसे आजकल हम घर बनाने में पक्की यानी लाल वाली जली हुई ईंटें प्रयोग करते हैं, तो जली हुई ईंटों का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता थी। क्योंकि समकालीन मिस्र के मकानों में शुष्क ईंटों का प्रयोग, यानी उस समय सूखी ईंटों का प्रयोग होता था मिस्र में, यानी मेसोपोटामिया में। आपको पता होगा कि मेसोपोटामिया हड़प्पा एक दूसरे की समकालीन थी।
समकालीन का मतलब होता है बच्चों एक ही टाइम पीरियड की थी। लेकिन हड़प्पा मिस्र से ज़्यादा विकसित क्यों थी? क्योंकि जली हुई ईंटों का प्रयोग किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता में जल निकास प्रणाली बहुत ही प्रभावी थी, यानी हर घर के बाद नाली बनी होती थी, फिर नाली आगे जाके नालों में जुड़ी होती थी। ठीक है, तो बहुत ही विशेष जल निकास प्रणाली थी। आज का सीवर सिस्टम भी फेल है इसके सामने। हर छोटे और बड़े घरों के अंदर स्वयं का स्नानागार, यानी हर घर में वॉशरूम होता था, स्वयं का स्नानागार होता था और आंगन होता था। इसके बारे में हम चर्चा अभी आगे करना चाह रहे हैं कि कैसे उनके घर बनाए जाते थे। ठीक है, ये आपको समझ में आया। और मोहनजोदड़ो में 700 के लगभग कुएं प्राप्त हुए, 700 के लगभग कुएं। तो ये पूरा टॉपिक क्या था? नगर योजना और विन्यास। तो नगर योजना विन्यास में आपने सीखा कि नगरीय योजना के लिए जानी जाती थी। बस्तियां 2 भागों में विभाजित थी, दुर्ग और निचला शहर, और पक्की ईंटों से शहर बना होता था, और सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ठीक है, और जली हुई ईंटों का प्रयोग किया जाता था। तो ये आपने क्या पढ़ा? ये पढ़ा आपने नगरीय योजना। अब पढ़ाता हूँ गृह स्थापत्य, यानी घर का निर्माण कैसे होता था वहाँ पे। ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, गृह स्थापत्य। ये देखो बेटा कि मोहनजोदड़ो का निचला शहर, दुर्ग के बारे में हमने पढ़ लिया। निचला शहर आवासीय भवनों के कुछ उदाहरण प्रस्तुत करता है। इनमें से कई एक आंगन पर केंद्रित थे, यानी हर घर में एक आंगन होता था। एक पॉइंट ये होगा कि हर घर में एक आंगन होता था जिसके चारों ओर कमरे बने होते थे। तो मोहनजोदड़ो में गृह स्थापत्य यानी घर का आर्किटेक्ट का रूल क्या था कि हर घर में एक आंगन होता था और आंगन के चारों ओर कमरे बने होते थे। और आंगन में क्या काम होता था? जैसा कि आज के गांव में होता है, आंगन में खाना पकाना, कताई जैसी गतिविधियां का केंद्र था। खाना पकाना हो गया, कताई करना। ठीक है, ये सब गर्म और शुष्क मौसम, यानी गर्म के मौसम में और शुष्क मौसम में काम किया जाता था। क्यों? क्योंकि कमरों में तो फिर वो होगा, खाना बनाएंगे, काले हो जाएंगे। तो गर्मी के मौसम में सुबह शाम अच्छी हवा चलने के बावजूद ये क्या करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। सबसे खास बात क्या है यहाँ पे कि भूमि तल पर बनी दीवारों पर खिड़कियाँ नहीं थी, यानी यहाँ पर एकांतता को, प्राइवेसी को महत्व दिया जाता था। दूसरा पॉइंट क्या हड़प्पा का? पहला पॉइंट तो है कि यहाँ पे हर घर का एक आंगन होता था, आंगन में खाना बनाना आदि काम किया जाता था और चारों तरफ कमरे हुआ करते थे। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इनके नीचे वाले कमरों में खिड़कियाँ नहीं होती थी। इसके अतिरिक्त मुख्य द्वार से, यानी कि इनका मेन गेट इस प्रकार से बनाया जाता था। मैं चित्र दिखाता हूँ आपको। ये मेन गेट है इनका, देखो ये मेन गेट है और ये आंगन समझ लो इसको। तो मेन गेट से आंगन नहीं दिखता था, तो ये इनकी प्राइवेसी था। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों कि इसके आंतरिक भाग से आंगन का सीधा अवलोकन नहीं होता था। तो ये तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इसकी मुख्य द्वार से आंगन का सीधा अवलोकन नहीं होता था। और भी पॉइंट है इसके महत्वपूर्ण, हर घर की ईंटों का फर्श ईंटों से बना, मतलब हर घर का फर्श ईंटों से बना होता था और अपना एक स्नानागार होता था। और नालियाँ दीवार के माध्यम से सड़क की नलियों से जुड़ी होती थी। ठीक है, और कई घरों में सीढ़ियाँ भी पाई गई हैं छत पे जाने के लिए। ठीक है, और 700 कुएँ थे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। इसकी गृह स्थापत्य वर्ल्ड में फेमस क्यों है? इसलिए फेमस है क्योंकि नंबर 1 प्राइवेसी का ध्यान, यानी एकांतता का ध्यान दिया जाता था। आंगन के चारों तरफ कमरे बना हुआ करते थे, कमरों के चारों कमरों में खिड़कियां नहीं होती थी, छत पर जाने के सीढ़ियां होती थी। ये देखो बेटा, ये चित्र है इसका, ये सीढ़ी देख रहे हो आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कृषि तो मेन है कि वहाँ के लोग क्या आर्थिक गतिविधियाँ करते थे या जीवन यापन के लिए वो क्या क्या कार्य करते थे। तो कृषि और पशुपालन यहाँ का मुख्य कार्य था। क्या था? कृषि और पशुपालन। कृषि और पशुपालन यहाँ का मुख्य कार्य था। ठीक है, तो क्या क्या खेती करते थे, क्या क्या जानवर पालते थे, वो मैं आपको बताऊंगा इस टॉपिक में। तो हड़प्पाई गांव मुख्यतः पलावन मैदानों के पास, यानी जहाँ पे पानी होता था, जो पर्याप्त मात्रा में अनाज का उत्पादन करते थे। तो हड़प्पा के लोग अधिक मात्रा में अनाज का उत्पादन करते थे। सेकेंडली, गेहूं, जौ, सरसों, तिल, मसूर, ये नोट करना आपको कि यहाँ पे किन किन फसलों का उत्पादन होता था। गेहूं, जौ, सरसों, तिल, मसूर, इन सभी चीज़ों का उत्पादन होता था। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे हम। जबकि यहाँ पे चावल के संकेत बहुत कम मिले हैं, यानी चावल बहुत कम मात्रा में प्रयोग किया जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों।
तो सिंधु सभ्यता में ये मेन हाईलाइट पॉइंट क्यों रखा है मैंने, क्योंकि सिंधु सभ्यता में मनुष्य ने सर्वप्रथम कपास की खेती शुरू करी, यानी कपास की खेती जिसे हम कॉटन बोलते हैं, सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में शुरू हुई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है इस अध्याय का। आगे बढ़ते हैं बच्चों। इनकी मूरों और टेराकोटा की मूर्तियों पर सांड के चित्र मिले हैं। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि यहाँ के लोग बैलों से खेती करते थे। भाई देखो, चित्रों के माध्यम से हम इतिहास का पता लगाते हैं कि उस समय कैसी वेशभूषा, कैसा कामकाज रहा है। तो मूर्तियों पर कहाँ पे पाए गए हैं, याद रखना, टेराकोटा की मूर्तियों पर, और मोहरों पे भी सांड की चित्र मिले हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि वहाँ के लोग बैलों से जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि बैलों से खेती किया करते थे। हड़प्पा सभ्यता का अधिकतम स्थान अर्ध शुष्क क्षेत्रों में, यानी आधे गीले आधे शुष्क, जहाँ खेतों के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती थी। तो तभी ये सिंधु घाटी के आसपास की सभ्यता है, क्योंकि पहले जमाने में लोग वहीं बसा करते थे जहाँ पर पानी हो। नहरों के अवशेष कहाँ मिले हैं, सुरतगोई, जो आजकल अफगानिस्तान में एक इलाका है सुरतगोई, वहाँ पर नहरों के अवशेष मिले हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि वहाँ के लोग नहरों के द्वारा भी सिंचाई किया करते थे, नहरों के द्वारा खेती किया करते थे। ठीक है बच्चों। हड़प्पाई लोग कृषि के साथ साथ बड़े पैमाने पर पशु पालते थे। तो हमने जो टॉपिक का नाम बताया आपको, कृषि और पशुपालन, तो इससे स्पष्ट होता है कि वहाँ के लोग खेती के साथ साथ पशु भी पालते थे। घोड़े के साक्ष्य सूक्ष्म रूप से मोहनजोदड़ो लोथल की एक संयुक्त टेराकोटा की मूर्ति से मिले हैं। हड़प्पा संस्कृति किसी भी स्थिति में अश्व केंद्रित नहीं थी, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहा और घोड़ा नहीं जानते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहा और घोड़ा नहीं जानते थे। तो ये याद रखना बच्चों कि जो एक धातु से परिचित नहीं थे लोग, और एक जानवर से, किस जानवर से परिचित नहीं थे, घोड़े से, और किस धातु से परिचित नहीं थे, लोहे से। अब बात करते हैं कि अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक। तो यहाँ पे व्यापार होता था। भाई खेती और पशुपालन तो आप पढ़ चुके हैं, तो ये भी अर्थव्यवस्था का एक साधन है, लेकिन जो मेनली पैसा कमाने का साधन था हड़प्पा सभ्यता में, वो था व्यापार। ठीक है। तो अनगिनत संख्या में मिली मोहरें, बहुत सारे मोहरे मिले। एक समान लिपि, वजन और मापन की विधियों से सिंधु घाटी के लोगों के जीवन में व्यापार के महत्व के बारे में पता चलता है। यानी यहाँ के अगर लिख सकते तो व्यापार में क्या खास बात है, तो लिखेंगे एक तरह के बाट मिले हैं, अनगिनत संख्या में मोहरें मिली हैं, और वजन की जो सामग्री है वो मिली है, और लिपि भी पूरे अर्थ साम्राज्य में एक ही तरह की पाई गई है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग या हड़प्पा सभ्यता के लोग जीवन में व्यापार को महत्व देते थे और व्यापार किया करते थे। हड़प्पाई लोग पत्थर, धातुओं, सीप और शंख का, ये भी मैंने हाईलाइट इसलिए कर रखा है, किन किन चीज़ों का व्यापार किया करते थे बच्चों। हड़प्पाई लोग पत्थर का, धातुओं, सीप या शंख का व्यापार किया करते थे। तो पाकिस्तान में बने पत्थर के वो आकृतियाँ, मूर्तियाँ बड़ी फेमस है। प्रगति मैदान में हर साल मेला लगता है, तो वहाँ पे ये शो ऑफ में रखे जाते हैं। तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया के कुछ भागों में फैली हुई है, मुख्य रूप से पाकिस्तान में ही है। तो धातु की मुद्रा का प्रयोग नहीं होता था, यानी अभी भी वस्तु विनिमय प्रणाली बड़ी फेमस थी यहाँ पर। हड़प्पा सभ्यता में वस्तु विनिमय प्रणाली थी। अरब सागर के तट के पास उनके पास कुशल नौ वाहन प्रणाली, यानी पहले व्यापार विदेशों में जल से होता था, जल मार्ग द्वारा। तो कुशल नौ वाहन भी मिले, और साथ में उन्होंने उत्तरी अफगानिस्तान में अपनी व्यापारिक बस्तियाँ स्थापित करी, क्योंकि उत्तरी अफगानिस्तान में, जैसे इंडिया का ये भाग इंडिया है मान लो, इसके यहाँ पे अफगानिस्तान है, तो अफगानिस्तान में व्यापारिक बस्तियाँ स्थापित करी, जहाँ से प्रमाणिक रूप से मध्य एशिया से सुगम व्यापार, यानी कहाँ कहाँ से व्यापार होता था इनका, ईरान, इराक और मिस्र से। तो ये नोट करना है कि हड़प्पा वासी किन देशों से व्यापार करते थे। ये CBSE में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हड़प्पा के लोग या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किन किन देशों से व्यापार किया करते थे। तो ईरान, इराक, मिस्र से व्यापार करते थे। किन चीज़ों का, धातुओं, पत्थर, सीख, शंख का, ये सब व्यापार किया करते थे बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दजला फरात, जो कि मेसोपोटामिया के फेमस नदियाँ हैं, भूमि वाले क्षेत्रों में भी हड़प्पा वासियों के वाणिज्यिक संबंध थे। तो जिसे हम आजकल इराक बोलते हैं, पहले 11वीं में आपने मेसोपोटामिया पढ़ा है, तो उसी को इराक कहा जाता है, और वहाँ पे दो नदियाँ हैं, दजला फरात। तो हड़प्पा वासी लोग दजला फरात तक व्यापार करते थे, यानी इराक, ईरान, मिस्र तक व्यापार करते थे वो। हड़प्पाई प्राचीन लेपिस लाजुली मार्ग, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1 नंबर में आ सकता है कि किस मार्ग द्वारा व्यापार करते थे हड़प्पा के लोग। लेपिस लाजुली,
तो लैपिस लाजुली एक मार्ग था, जैसे चीनी मार्ग में रेशम चीन से इंडिया के बीच रेशम का व्यापार होता था, रेशम मार्ग चीनी मार्ग कहते हैं उसे। तो वैसे लैपिस लाजुली मार्ग से व्यापार करते थे, जो संभवतः उच्च लोगों की सामाजिक पृष्ठभूमि से संबंधित था। तो हमने अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ा अभी, उससे पहले हमने कृषि के बारे में पढ़ा। अब हमारा अगला टॉपिक है बेटा शिल्पकला। शिल्प यानी कि जो मनके हो गए, ठीक है, सजावट की चीज़ें जो घर में रखते हैं ना हम, वो कहते हैं ये सजावट की चीज़ें हैं, तो उसे शिल्पकला बोलते हैं। तो चंदूरो शिल्प केंद्र के नाम से फेमस है। एक क्वेश्चन आता है परीक्षा में कि शिल्प केंद्र का नाम बताइए, तो चंदूरो, यहाँ पे अड़ा आएगा। चंदूरो एक शिल्प केंद्र का नाम है, चंदूरो, ठीक है। तो यहाँ पे शिल्प केंद्र के लिए फेमस है जगह। शिल्प कार्यों में क्या क्या काम था बेटा? मनके बनाना, शंख की कटाई, धातु कर्म, मोहर निर्माण, बाट बनाना। तो ये सारे काम शिल्प कला में शामिल थे। और शिल्प केंद्र चंदूरो, ठीक है, ये नोट करना आप सभी को। आगे बढ़ते हैं। नागेश्वर तथा बालाकोट समुद्र तट के पास, यानी शिल्प तो बना लिए और उनका व्यापार भी तो करना है। तो नागेश्वर बालाकोट में समुद्र तट मिले हैं, जो कि आधुनिक गुजरात में है। वहाँ पे समुद्र तट मिले हैं और वहाँ से व्यापार होता था। ये देखो बेटा, ये टॉपिक है, बुक में से लिया है मैंने, कि मनकों के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थों की विविधता, यानी मनके बनाने के लिए किन किन चीज़ों का प्रयोग करते थे। परीक्षा में क्वेश्चन आता है और आपके पाठ्य पुस्तक में भी है। तो कार्निलियन, जैस्पर, स्टफिक, क्वार्ट्ज, सैलखड़ी, ये तो पत्थर हो गए। तांबा, कांसा, सोने, धातु, ये धातुएं हो गई। शंख, फ्यांस, पकी मिट्टी, सभी का प्रयोग मनके बनाने में होता था। तो आप यहाँ से यहाँ नोट करेंगे कि किन चीज़ों से मनके बनाए जाते थे हड़प्पा सभ्यता में। तो हम लिखेंगे कि कार्निलियन सुंदर लाल रंग का होता है, जो जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज तथा सैलखड़ी जैसे पत्थर हो गए। धातुओं में तांबा, कांसा, सोना हो गया। शंख, फ्यांस और पक्की मिट्टी, सबका प्रयोग हम मनके बनाने के लिए करते थे। कुछ मनके 2 या 2 से अधिक पत्थरों को आपस में जोड़कर भी बनाए जाते थे। कुछ सोने के टोक वाले भी होते थे। और ये जो मनके होते थे, या वो चक्राकार भी होते थे, बेलनाकार भी, गोलाकार भी, ढोलाकार भी, खंडित। तो जैसे हम आजकल मोती के मनके पहनते हैं, कुछ बिल्कुल गोल से होते हैं, कुछ ऐसे स्क्वायर से होते हैं, कुछ क्यूब से होते हैं। तो हर तरीके के मनके बनाए जाते थे और ये आभूषण में काउंट होते हैं। संस्थाएं, अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ कि वहाँ पे राजा महाराजा रह चुके हैं या नहीं रह चुके, तो इसलिए संस्थाओं के बारे में अभी पूरा क्लियर नहीं है। हालांकि वैज्ञानिकों ने, पुरातत्व विभागों ने इसके लिए विभिन्न चीज़ें बताई हैं। तो हम उसके द्वारा चर्चा करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत कम मात्रा में लिखित साक्ष्य मिले, जिनसे ये शोध हो कि मतलब जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं गया, यानी कि एक तो लिखित साक्ष्य बहुत कम मिले हैं और जो मिले हैं उनको अभी तक पढ़ा नहीं गया। तो इससे क्लियर नहीं हो रहा कि वहाँ पे राजा महाराजा शासक रह चुके हैं या नहीं रह चुके। आगे पढ़ते हैं बच्चों। तो एक परिणाम के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता में राज्य और संस्थाओं के बारे में समझना बहुत कठिन है। क्यों? वही रीजन जो मैंने आपको बताया कि वहाँ पे अभी तक क्लियर नहीं हो रहा राजा महाराजा रहे थे या नहीं रहे थे। इससे संबंधित एक मूवी है मोहनजोदाड़ो, वो आप देख सकते हैं। हड़प्पाई स्थलों पर किसी मंदिर के प्रमाण नहीं मिले, यानी कि वहाँ पर मंदिर नहीं मिले। हड़प्पा सभ्यता में पुजारियों के प्रभुत्व, यानी अगर मंदिर मिले होते तो हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पे पुजारियों का प्रभुत्व था। जैसे कि हमने इटली रोम में पढ़ा कि वहाँ पे पादरी वर्गों का प्रभुत्व था। अगर यहाँ पे मंदिर पाए जाते हड़प्पा सभ्यता में, तो हम इससे अंदाज़ा ये लगा लेते कि ना यहाँ पे पुजारियों का प्रभुत्व रहा होगा, लेकिन इसका भी कोई साक्ष्य नहीं मिलता हमें। हड़प्पा सभ्यता अनुमानतः व्यापारी वर्ग द्वारा शासित थी। इसके हम पॉइंट ले सकते हैं और मान भी सकते हैं, क्योंकि पूरी हड़प्पा सभ्यता में व्यापार का उल्लेख हुआ है। वहाँ पर बाट मिले हैं, मनके मिले हैं और विदेशों से व्यापार हुआ है। तो हो सकता है व्यापारियों की बस्तियाँ रही हों। तो इसको और एक पूरा इलाका शिल्प कला के लिए फेमस था, चंदूरो, जो मैंने आपको बताया अभी। अगर हम हड़प्पा सभ्यता में शक्तियों के केंद्रण की बात करें तो अभी कोई ठोस जानकारी नहीं मिलती, तो हम नहीं कह सकते वहाँ पे राजा महाराजा शासक रहे हैं। तो ये आपकी पाठ्य पुस्तक में प्रश्न है कि वहाँ के शासकों के बारे में तर्क वितर्क में दीजिए। तो तर्क में तो हम ये दे सकते हैं कि हाँ, इतने अच्छे तरीके से घर और सड़कें बनाई गई, नालियाँ बनाई गई, तो किसी शासक के कहने पर बनाई गई होगी। और इस साम्राज्य में सब कुछ एक नॉर्मल तरीके चला है, तो कोई शासक रहा होगा। लेकिन विपक्ष में तर्क ये देंगे बेटा कि कोई भी साक्ष्य नहीं मिला जो हमें बताता, कोई महल नहीं मिला बहुत बड़ा सा कि हाँ वो राजा का महल है, अन्य आम लोग। दुर्ग मिला तो दुर्ग में व्यापारी लोग रहा करते होंगे और निचले शहर में आम लोग रहा करते होंगे।
कुछ पुरातत्वविदों की राय में हड़प्पा सभ्यता में कोई शासक वर्ग नहीं था। तो जो मैंने आपको बताया अभी कि कुछ मानते हैं कि नहीं था, कुछ मानते हैं था। तो इसके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हैं और कुछ मानते हैं कि हाँ मौजूद है। तो भाई मौजूद है तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई वहाँ की नगर प्रणाली है ना, वहाँ के घर, ठीक है, वहाँ का व्यापार, तो इस शासक वर्ग द्वारा ही चलाए जाते होंगे। और अगर विपक्ष में लिखना हमें तो लिख देंगे कि संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता मोहनजोदड़ो में एक ही प्रकार की विधि प्रचलित थी, यानी कि व्यापारियों द्वारा शासित होता होगा आई थिंक। तो ये सब लिख सकते हैं। आगे धर्म के बारे में, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक धर्म है, उसके बाद इसका पतन पढ़ेंगे हम। तो धर्म, इसके संबंधित बहुत सारे प्रश्न आते हैं परीक्षा में कि हड़प्पा लोग कैसे धार्मिक प्रवृत्तियों के बारे में बताओ, उनकी धार्मिक प्रवृत्तियों के बारे में या धार्मिक क्रियाकलापों के बारे में, या किन की पूजा करते थे। तो इन सभी प्रश्नों का आपको उत्तर इस टॉपिक में मिलेगा धर्म के बारे में। तो टेराकोटा में कुछ मूर्तियां मिली हैं। एक महिला का चित्र पाया गया है। इसमें लघु मूर्ति महिला के गर्भ में उगते हुए पौधे को दर्शाया गया है। तो ये हम कह सकते हैं कि वे मातृ देवी की पूजा करते थे या धरती की उर्वरता की पूजा करते थे। तो हड़प्पाई लोग किसकी पूजा करते थे बच्चों? पृथ्वी की उर्वरता की, यानी उर्वरता की देवी की पूजा। क्योंकि सब कुछ पहले लोग प्रकृति की पूजा इसलिए करते थे क्योंकि सब कुछ प्रकृति से मिला करता था। तो उस समय हड़प्पा में भी लोग प्रकृति की यानी उर्वरता की देवी की पूजा करते थे, पृथ्वी की पूजा करते थे। वो जैसे मिस्र के लोग नील नदी की पूजा करते थे, यहाँ पे लोग उर्वरता की देवी की पूजा करते थे। पुरुष देवता के रूप में मोरों पर 3 श्रृंगी चित्र पाए गए हैं, यानी 3 श्रृंगी चित्र पाया गया है जिसमें एक व्यक्ति योगी की मुद्रा पर बैठे हुए हैं। ठीक है बच्चों। तो पुरुष देवता के रूप में 3 श्रृंगी चित्र पाया गया, ये लिख देंगे हम कि योगी मुद्रा में बैठे हैं। तो उसे हम पशुपतिनाथ यानी शिव जी, यानी वहाँ के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे, शिव जी की भी पूजा करते थे। शिव जी लिखेंगे महादेव की पूजा करते थे, ये लिख देंगे हम। देवता के एक तरफ हाथी और एक तरफ बाघ और एक तरफ गैंडा है, यानी कि आपको पता है पशुओं के देवता कौन है? हमारे महान शिव जी, भोलेनाथ शिव जी हैं। और सिंहासन के पीछे भैंस का चित्र बनाया गया है। उनके पैरों के पास 2 हिरणों के चित्र हैं। तो भगवान पशुपतिनाथ महादेव यानी पशुपति महादेव की पूजा के साक्ष्य मिलते हैं। अगर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए कि किन चीज़ों से, किन साक्ष्यों से ये पता चलता है कि पशुपतिनाथ महादेव की पूजा होती थी, तो हम पूरा पॉइंट लिख देंगे कि एक मुद्रा मिली है, एक चित्र मिला है जो कि देवता के एक तरफ हाथी है, एक तरफ बाघ है, एक तरफ गैंडा है, उनके सिंहासन के पीछे भैंसों का चित्र बनाया गया है, उनके पैरों के पास 2 हिरणों के चित्र हैं और चित्र भगवान की मूर्ति को पशुपतिनाथ महादेव की संज्ञा दी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनेक पत्थरों पर लिंग, स्त्री जनन अंगों के चित्र पाए गए हैं। तो शिवलिंग की पूजा भी क्या करते थे? वहाँ पे अधिक मात्रा में शिवलिंग मिले हैं। अभी आपको मैं चित्र दिखाऊंगा कि वहाँ पे क्या क्या सामग्री मिली है, उससे क्या क्या जानकारी मिलती है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वृक्षों और पशुओं की पूजा करते थे, जो मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। सिंधु घाटी में सभ्यता में 1 सींग वाला गैंडा यानी 1 कुबड़ वाला पशु सांड। तो नंदी शिवजी का वो है भक्त, तो उनको नंदी माना गया, यानी कि पशुपतिनाथ की पूजा करते थे, जानवरों की पूजा करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे, मातृ देवी की पूजा करते थे, शिवलिंग की पूजा करते थे। और वहाँ पे अत्यधिक मात्रा में ताबीज, यहाँ की अंधविश्वासी लोग भी थे, तभी तो ताबीज पहनते हैं। तो अंधविश्वास का भी बोलबाला था यहाँ पर। अब अंतिम टॉपिक है कि सिंधु घाटी सभ्यता, जो इतनी महानतम सभ्यता होने का गौरव प्राप्त है इसे, वो कैसे अंत हो गया? तो सिंधु घाटी सभ्यता का लगभग 1800 ईसा पूर्व में पतन हो गया, परंतु उसके पतन के कारण अभी भी विवादित हैं। कुछ लोग कहते हैं आक्रमण के द्वारा, जैसे एक सिद्धांत ये कहता है कि इंडो यूरोपियन, जिन्हें हम आर्य सभ्यता कहते हैं, इंडो यूरोपियन जनजातियों जैसे कि आर्यों ने सिंधु घाटी सभ्यता पर आक्रमण कर दिया। तो पहला पॉइंट तो ये है क्योंकि इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आर्य सभ्यता ही आई। हम सेकंड चैप्टर में सीखेंगे कि कैसे महाजनपद वगैरह आए, आर्य सभ्यता आई। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद भारतीय उपमहाद्वीप में आर्य आए। तो पहला रूल तो ये कहता है कि आक्रमण से उनको हटा दिया गया, जबकि दूसरी तरफ कुछ लोग मानते हैं कि प्रकृति ने जैसे आजकल कोरोना वायरस फैल रहा है, वैसे प्रकृति ने अपना रूप बदला और प्रकृति के कारण ये नष्ट हो गई है। तो देखते हैं कैसे नष्ट हो गई है। जलवायु परिवर्तन कुछ लोग मानते हैं, वनों की कटाई कुछ लोग मानते हैं, अत्यधिक बाढ़ कुछ मानते हैं, नदियों का सूख जाना और भूमि का अत्यधिक उपयोग। और हम महामारी भी ऐड कर सकते हैं, महामारी के कारण भी हो सकता है ये, जैसे इंडिया में महामारी या पूरे वर्ल्ड में महामारी फैली हुई है ना। तो इन सब चीज़ों से हड़प्पा सभ्यता का अंत होता है, विनाश होता है। ठीक है बच्चों, तो ये देखो, ये आपने पतन के कारण पढ़ लिए, ये आपने धर्म के बारे में पढ़ा, इसके बारे में। ठीक है,
ये आपने संस्थाओं के बारे में पढ़ा, ये आपने इसकी शिल्पकला के बारे में पढ़ा, ये आपने अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ा, ये कृषि के बारे में, ये गृह स्थापत्य के बारे में, नगरीय योजना विन्यास के बारे में, लिपि के बारे में, और इस तरह ये टॉपिक हम एंड करते हैं। अब आपको मैं कुछ महत्वपूर्ण स्थल के बारे में बताता हूँ, ठीक है। तो बच्चों ये कुछ महत्वपूर्ण स्थल है, ये आपको नोट करने कि हड़प्पा खोज दयाराम साहनी ने करी थी, जो कि आप नाम को बता चुका हूँ मैं, 1921 में। ये कहाँ पर है आजकल? पाकिस्तान के पंजाब में मोंटा गोमरी ज़िले में है, रावी नदी के पास। और यहाँ पे क्या क्या पाया गया? मनुष्य के शरीर की बालों पत्थर से बनी मूर्ति, अन्नगार, बैलगाड़ी। तो हड़प्पा स्थल, इसकी खोजकर्ता किसने करी, ये कहाँ है फिलहाल, और यहाँ पे क्या क्या पाया गया? तो हड़प्पा से अन्नगार, बैलगाड़ी के चित्र मिले और पत्थर की बनी मूर्तियाँ मिली। तो ये आपको नोट करना है हड़प्पा से क्या क्या मिला। आगे बढ़ते हैं हम। मोहनजोदड़ो, जिसको मृतकों का टीला भी कहते हैं, ये भी नोट करना है बेटा। मुर्दों का गढ़ किसे कहते हैं? मोहनजोदड़ो को बोलते हैं। इसकी खोज 1922 में राखलदास बनर्जी, जैसा कि आपको पता है 1921-22 में इसकी खोज करी, यानी 1921 में पहले हड़प्पा की खोज हुई, 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हुई। तो ये भी पाकिस्तान के पंजाब के ललकारना ज़िले में है, ये सिंधु नदी के तट पर है। यहाँ पे क्या क्या मिला? तो विशाल स्नानागार मिले, अन्नगार मिले, कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली, पशुपति महादेव की मोहर मिली, दाढ़ी वाले मनुष्य की पत्थर की मूर्ति मिली, बुने हुए कपड़े मिले। तो ये नोट करना है आपको अपनी नोटबुक में कि कैसे कहाँ क्या मिला। हड़प्पा में बस 3 चीज़ें मिली हैं, और दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज करी और राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की। तो विशाल स्नानागार कहाँ मिले, ये क्वेश्चन आता है परीक्षा में 1 नंबर का, क्योंकि इस बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 20% वो हैं, तो यानी 20-25 नंबर के मल्टीपल चॉइस और अनसीन पैसेज भी आएंगे। तो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विशाल स्नानागार कहाँ मिला, और या बैलगाड़ी के साक्ष्य कहाँ मिले, तो ये लिखेंगे हम। आगे बढ़ते हैं। सुतकाडोर, ये भी पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। यहाँ पे बेबीलोनिया के बीच व्यापारिक केंद्र, यानी कि बेबीलोन कहाँ पे? मेसोपोटामिया में। तो व्यापारिक केंद्र बिंदु था, ये याद रखना आप। चनहुतड़ो, जो ये बड़ा फेमस जगह है, किसके लिए प्रसिद्ध है? ये मन के बनाने की दुकानों के लिए, यानी शिल्प उत्पादन केंद्र। ये शिल्प केंद्र है, पूरी सभ्यता का शिल्प केंद्र क्या है? चंदूदड़ो। इसकी NG मजूमदार ने खोज करी। ये सिंधु नदी के सिंध प्रांत में है, और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पद चिन्ह भी मिले यहाँ पे। आमरी, ये नाम पहली बार सुना होगा, ये तट पर स्थित है। यहाँ पे हिरण के साक्ष्य मिले। ये जब आप UPSC की तैयारी करते हैं तब ये आवश्यक प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे, तो उसके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि 12th क्लास के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में अन्य कक्षाओं के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। कालीबंगन में लकड़ी के हल, ऊँट की हड्डियाँ, अग्नि की वेदिकाएँ। तो राजस्थान में आजकल ये, तो अग्नि की वेदिकाएँ, ऊँट की हड्डियाँ कहाँ मिले? लकड़ी के हल, ये आएगा। लकड़ी के हल कहाँ मिले? कालीबंगन में। लोथल जो कि गुजरात में, बंदरगाह, क्योंकि भाई आपको पता है गुजरात में बंदरगाह बन सकता है, क्योंकि नदी के पास, वो समुद्र के पास है। देखो ये यहाँ से तो बाउंड्री लाइन शुरू होती है पाकिस्तान की, तो ये क्या है? पानी है सारा। तो सबसे महत्वपूर्ण है मानव निर्मित बंदरगाह है। चावल की भूसी, अग्नि वेदिका, शतरंज का खेल, और गोदीवाड़ा। सुरकोता से हमें घोड़े की अस्थियाँ और मनके, गुजरात में। तो ये हड़प्पा सभ्यता से मिलता जुलता नहीं है, क्योंकि 1964 में एक तो खोजी गई, सेकेंडली ये आर्य सभ्यताओं से भी इसको टच किया जाता है, इसलिए इतना साक्ष्य नहीं मिले। बनावली बड़ा फेमस है, हरियाणा के हिसार में बनावली आता है परीक्षा में कि मनके जो कहाँ ज़्यादा मिले, यानी जो की खेती या खेती के साक्ष्य कहाँ मिले, तो बनावली हरियाणा वैसे भी खेती के लिए फेमस है, हरियाणा पंजाब। तो बनावली यानी जो, और खेती के लिए हरियाणा, ठीक है, नोट कर सकते हैं हमसे। धोलावीरा में जलकुंड, ये आता मेन, जलकुंड धोलावीरा, धो से धुलना, जल से धुलाई होती है, तो जलकुंड धोलावीरा में मिला, ये गुजरात के कच्छ में। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट आपको याद करने हैं, ठीक है बच्चों। ये मैंने आपको दिखा दिया है कि क्यों ये महत्वपूर्ण जगह हैं। इनको वीडियो पॉज करके आपको समझना ध्यान से कि हड़प्पा में ये मिला, आप कॉपी में लिख सकते हैं इसको, कि मोहनजोदड़ो में ये मिला। ये बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट है कि क्या कहाँ मिला। 1-2 बार वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो चैप्टर रट जाएगा आपको। अब आगे बढ़ते हैं हम, कुछ चित्र दिखाता हूँ मैं आपको इस चैप्टर से संबंधित। ये आपकी पाठ्य पुस्तक से संबंधित है बेटा। ये हड़प्पा एक मोहर है जिसमें बैल की चित्र बना हुआ है। ये देखो परिभाषिक शब्द, ये टाइम पीरियड यहाँ भी लिखा हुआ है। और ये मनके देखो कितने सुंदर सुंदर मनके हैं, ये मिले हैं आपको। ये बाट हैं और ये फलक हैं। तो ये सब चीज़ें हमें हड़प्पा सभ्यता से मिलती हैं, इनसे जानकारी भी प्राप्त होती है। साथ में आपको दिखाता हूँ मैं,
ये वृषभ की मूर्ति मिली है, जिससे स्पष्ट होता है कि यहाँ पे मिट्टी के बने हल, ये देखो अभी मैंने बताया आपको बनावली में मिट्टी के बने हल मिले हैं। अभी जब मैं आपको दिखा रहा था स्टेट वगैरह, तो ये है। और कालीबंगन में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। ये धातु के औजार मिले हैं बेटा। ये धोलावीरा में जलाशय, मैंने बताया ना धोलावीरा, जा से जल, धा से धुलाई, तो धोलावीरा में जलाशय मिले हैं। ये देखो कितना अच्छा, सीढ़ी से नीचे जा सकते थे। और ये नालियाँ हैं। ये घर आपको मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। ये है दर्पण, यानी रईस लोग जब मरते थे उनके साथ, देखो यहाँ पे लिखा है कि जो अमीर लोग मरते थे उनके साथ बड़ी धन संपत्ति जपनाई जाती थी। ये तो मिस्र में भी था और यहाँ भी ऐसा था। देखो कुछ कब्रों में आभूषण मिले, मृद भांड मिले, नोट कर लेना आप, जिससे पता चलता है कि हाँ भाई अमीर लोग हैं, गरीब लोग हैं। और साथ में महिला पुरुषों के दोनों के आभूषण मिले हैं, तो आभूषणों से पता लगाते हैं कि महिला का है या पुरुष का है। ये विलासिता की वस्तुएं, फियांस सबसे महंगा पत्थर था उस समय। ये कितने सुंदर मनके हैं, ये औजार हैं। ये चहंदुरो बड़ा फेमस जगह इसके लिए, देखो लिखा होगा यहाँ पे, ये बड़ा फेमस जगह बेटा उत्पादन के लिए। ये कुछ मृद भांड हैं, मिट्टी के बर्तन। ये एक मृण मूर्ति है। ये बर्तन हैं तांबे और कांसे के। ये ओमन में, यानी कि ओमन तक, ओमन किसे कहते हैं हम, मिस्र ईरान के आसपास के एरिया को ओमन बोलते हैं। तो ओमन में भी हड़प्पा मर्तमान मिला, जिससे कि सुदूर देशों से संपर्क था इसका। ये साक्ष्य मिलते हैं इससे। ये बेटा एक नाव की मोहर है, तो नाव का मोहर से क्या स्पष्ट होता है कि यहाँ के लोग जल मार्ग द्वारा व्यापार किया करते थे। ये यहाँ की लिपि, जिसको आज तक नहीं पढ़ सके हम, ना पढ़ पाएंगे कभी। चित्रात्मक है, भाव चित्रात्मक है। इसको रहस्यमय लिपि भी कहा गया, ये भी नोट करेंगे कि रहस्यमय लिपि कहा गया, इसको आज तक पढ़ा नहीं गया। ठीक है, तो सत्ता के कोई चिन्ह नहीं मिले यहाँ पे शासक के बीच है। देखो कुछ कहते हैं कि यहाँ पे नहीं थे, कुछ कहते हैं यहाँ पे थे, तो सबके अलग अलग है। देखो कुछ शासक थे, कुछ कहते नहीं थे, क्योंकि सबकी सामाजिक स्थिति समान थी। अगर क्वेश्चन आ जाए कि शासक नहीं थे, रीजन बताओ, तो सबकी सामाजिक स्थिति, यानी कोई ज़्यादा गरीब नहीं था, कोई ज़्यादा अमीर नहीं था। उछला एक निचला दुर्ग में था, वो सामान्य लोगों के लिए, और जो दुर्ग था वहाँ पे व्यापारी लोग रहा करते थे। तो सभ्यता का अंत कैसे हुआ बेटा, ये आपको बता चुका हूँ मैं, कि यहाँ पे जलवायु परिवर्तन हुआ, वनों की कटाई हुई, नदी सूख जाने हुए। तो ये चैप्टर हम एंड करते हैं। अब मैं अगले वीडियो में आपके लिए लेके आऊँगा किस तरीके से इसके प्रश्न उत्तर, जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं वो क्या हैं, कैसे उनको याद करना है, कैसे परीक्षा में लिखना है, कैसे नोट्स बनाने हैं। तो अगली वीडियो भी आप देखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और इस यूट्यूब चैनल में आपको कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक की हर विषय की सामग्री मिलेगी, ताकि जो बच्चे ट्यूशन नहीं जा पा रहे या जो लॉकडाउन में बाहर नहीं निकल पा रहे, वो घर बैठे इंटरनेट की सहायता से पढ़ाई कर सकें और परीक्षा की तैयारी कर सकें। ठीक है बच्चों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड सपोर्ट अस। थैंक यू।